स्टैंडर्ड 10th के लिए पहला चैप्टर होगा मैथमेटिक्स का, इसका नाम है रियल नंबर। तो जस्ट शुरू करते हैं। रियल नंबर्स, ओके। ये जो टर्म है रियल नंबर्स, या सॉरी नंबर्स, तो my point is, if there is real numbers, if there are real numbers, then there must be some numbers which are not real. I mean, the name in itself suggests that कि रियल नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जो रियल नंबर्स नहीं होते होंगे, तो उनको हम जस्ट नाम के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। ये इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाया जाता है, ये आपके आगे की क्लासेस में आएगा। हमारे लिए अभी सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स हमें पढ़ना है। ठीक है, तो रियल नंबर्स में दो पार्ट जो हमें पढ़ने हैं वो है रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। Already, I think you have been introduced to these two concepts of rational numbers and irrational numbers. In the section of rational numbers, we get like the subset of rational numbers are natural numbers, whole numbers, integers, and numbers which are not rational. I have already explained to some of my students. That is, according to the decimal representation of a number, we can decide very easily if it is a rational number or it is an irrational number. Okay, so हम यहाँ पे बेसिकली यही चीज पहले आपको डिस्टिंग्विश करके दिखाएंगे कि क्या इरैशनल है क्या रैशनल है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आते हैं जस्ट तो थोड़ा पीछे का जो कंसेप्ट है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स में हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और इनके अलावा भी जो नंबर लाइन पे आप नंबर दिखा सकते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि p by q के फॉर्म में होगा, where q is not equal to 0, तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। और अगर हम किसी नंबर को p by q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, where q is not equal to 0, तो वो हो गया मेरा इरैशनल नंबर। मतलब कोई भी नंबर जिसको p by q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। जस्ट रिमेंबर कि p by q के फॉर्म में हम इन तीनों को भी दिखा सकते हैं, ऑल्दो जरूरत नहीं होती, बट हम चाहे तो दिखा सकते हैं, क्योंकि हर नंबर को आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो वी गेट द सेम नंबर। ओके, लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच वी हैव टू स्टडी इन स्टैंडर्ड 10th। जो पहला चीज है वो कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है? जो पहला टॉपिक है जो हमारे बुक का है, जो हमारे सिलेबस का है, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। Let me just state the fact कि what is lemma, because this is a new word which you might have heard. So lemma is a proven statement which is used to prove another statement. ये बेसिकली यही कहता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा थ्योरी जो ऑलरेडी प्रूवन हो और उसको हम आगे यूज करें किसी और चीज को प्रूव करने में, तो ऐसे थ्योरी, ऐसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं लेमा। अब यूक्लिड बंदे का नाम है और लेमा इज अ स्टेटमेंट। तो यूक्लिड ने भाग लगाने के लिए, डिवीजन के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट से निकल के आता है। अब प्रूवन स्टेटमेंट क्या है ये आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा कि अगर हम किसी नंबर से, लेट्स से कि हम एग्जांपल के रूप में हम भाग लगाते हैं 3 से 17 में, वी डिवाइड 17 by 3। तो जब हम भाग लगाते हैं and we divide 17 by 3, we get 5 as quotient and 2 as remainder। और ये चीज भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। सिंपल सा चीज है, ये डिवीजन एल्गोरिथम
नाम से आपने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सब में इसको यूज किया होगा, आप जानते होंगे ऑलरेडी बेसिक। तो ये जो चीज है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी चीज को यूक्लिड ने एक तरीके से एक फॉर्मल स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया और उसको नाम दे दिया अपना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? लेट मी जस्ट स्टेट दैट फॉर यू। इफ वी हैव टू नेचुरल नंबर्स, टू natural नहीं, let's say it is positive integer a and b। अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a and b such that a is greater than b, यानी कोई भी बड़ा है कोई भी छोटा है, तो जो बड़ा है उसको a बोलते हैं, जो छोटा है उसको हम b बोलते हैं। अगर ऐसा है तो a को हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है bq plus r where r is less than b and r is greater than equal to 0। ये चीज क्या है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके समझाता हूं इस एग्जांपल से। इस एग्जांपल में दो नंबर्स हैं 17 एंड 3। तो ये मेरा हो गया a और ये मेरा हो गया b। इन दोनों a और b के लिए हमारे पास यूनिक दो इंटीजर ऐसे आए q और r। तो वैसे ही बेसिकली ये कह रहा है कि कोई भी दो नंबर उठा लो, उसमें से कोई एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा, बड़े वाले को ए बोल दो छोटे वाले को बी बोल दो, तो तुम जो बड़े वाले नंबर में अगर छोटे वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा जो कोशेंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा यूनिक होगा। कभी भी दो अगर नंबर बदल दोगे तो अलग कोशेंट या अलग रिमाइंडर आएगा। किसी दो अलग सेट ऑफ ए और बी के लिए सेम सेट ऑफ क्यू एंड आर नहीं आएंगे। तो जस्ट आप देख सकते हैं कि इसी चीज को डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर को उसने फॉर्मली लिख दिया। और ये क्या चीज है? ये चीज है, ये कहता है कि कभी भी आपका रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। रिमाइंडर 0 के इक्वल भी हो सकता है, दिस मींस इक्वल, और रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब जब भी जिससे भी आप भाग लगा रहे हैं डिवीजर, कभी भी आपका रिमाइंडर 0 से लेके डिवीजन के बीच वाला ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इट मींस कि आपने गलत डिवाइड किया है, कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक है या कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो ये है मेरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो आफ्टर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा द नेक्स्ट कंसेप्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये बहुत अलग चीज नहीं है, जो लेमा है उसी को हम कैसे यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इट सेज कि किसी भी दो नंबर्स a और b का HCF अगर आपको निकालना है देन यू कैन यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स। ओके, सो पहला चीज हम क्या करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप जो एल्गोरिथम बताता है वो ये चीज है कि स्टेप 1 में ये कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर है a और b तो आप a को इस तरीके से लिख दीजिए। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेना है, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो यहाँ पे रिमाइंडर होगा वो डिवीजर से छोटा होगा या 0 और 0 से बड़ा हो सकता है या 0 भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, जो यहाँ पे डिवीजर था उसको अब आप डिविडेंड बना लीजिए और जो यहाँ पे रिमाइंडर था उसको डिवीजर बना लीजिए। मतलब b अब a हो जाएगा और जो r था वो अब b के जगह पे आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे भी वही चीज होगा कि यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आना चाहिए वो आपके r से छोटा आना चाहिए। मेक श्योर ऑफ दैट। और यही स्टेप, यही चीज कि हर बार हम डिवीजर को अगले स्टेप के लिए डिविडेंड बना लेंगे और जो रिमाइंडर आया है उसको अगले स्टेप के लिए डिवीजर बना लेंगे। ये चीज हम तब तक परफॉर्म करेंगे, तब तक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जिस स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी स्टेप का जो डिवीजर होगा वो फाइनल HCF आपको मिल गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, आपको एग्जांपल के थ्रू होपफुली समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। सो वी हैव टू नंबर्स 124 एंड 24। जैसा कि मैंने बताया कि कोई ना कोई एक बड़ा होगा कोई ना कोई एक छोटा होगा। सो लेट्स से कि इसको हमने कह दिया a और इसको हमने कह दिया b। सो वी कैन से दैट a इज ग्रेटर देन b। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप, a इज इक्वल टू bq प्लस r, इस तरीके से इस फॉर्म में इसको हम लिख देंगे। तो क्या करेंगे, 124 विच इज a इज इक्वल टू मेरा जो b है 24 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस समथिंग, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मल्टीप्लाई अगर इसको हम 5 से करें तो ये हो जाता है 120, यहाँ बच गए 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। ध्यान दीजिए कि जो मेरा रिमाइंडर है वो मेरा डिवीजर से छोटा है। ठीक,
फिर अब सिंस मेरा रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया, मैंने फाइनली क्या बोला कि रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा वो मेरा फाइनल स्टेप होगा। रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया ना, तो हम नेक्स्ट स्टेप फिर से आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप ये मेरा था स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो मेरा डिवीजर था उसको हम डिविडेंड बना देंगे और जो मेरा रिमाइंडर था उसको हम डिवीजर बना देंगे। अब यहाँ पे भी कुछ यूनिक क्यू और आएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे आपका क्यू आ जाएगा 6 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। एक्चुअली ये बहुत इजी था। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड स्टेप में ही मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक, तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि HCF ऑफ 124 एंड 24, ये जस्ट लिखने का स्टाइल है, हम हर बार ये लंबा सा नहीं लिखेंगे HCF ऑफ 124 एंड 24। HCF ब्रैकेट 124 कॉमा 24 का मतलब है इन दोनों का HCF। तो इन दोनों का HCF क्या हो गया, जो मेरे फाइनल स्टेप मतलब जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवीजन। सो इट इज 4। बहुत सिंपल था। तो यही है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो बेसिकली यूज करता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके कुछ एक दो सवाल और हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अंटिल दैट आपके लिए आप एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं और एग्जाम्पल 4 कर सकते हैं। सो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा, एनसीईआरटी बुक से आप एग्जाम्पल 4 कर लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और 3, वाज इट 9? क्वेश्चन नंबर 1 और 3। तो जो भी मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया है उससे आप ये तीनों सवाल कर सकते हैं। एक और टाइप का सवाल होता है जो थोड़ा इससे अलग है, बट वो बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को ही यूज करता है। मैं आपको वो एक नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।